जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को? जी सर। ठीक है स्टूडेंट, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं चीज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ आपने वैसे वैसे उसको याद करते जाना है। इसके अंदर सीपीसी का अपना माइक ऑफ कर दीजिए। सीपीसी के अंदर जो जो पोर्शन हो, यानी मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हमें उन्होंने असाइन किया है हमने उस हिसाब से लेकर चलना है इसको, सिलेबस को। सबसे पहले इसका पोर्शन ऑफ सेक्शंस है। सीपीसी के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले सेक्शंस होते हैं, फिर ऑर्डर और ऑर्डर के रूल्स। ठीक है, ऑर्डर नंबर, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ऑर्डर 1 और रूल 2, ऑर्डर 1 रूल 3, आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाते हैं। और याद रखिए कि वहाँ पे जो हमारे पेपर में जो जो होती है नंबरिंग, वो रोमन नंबरिंग होती है। कौन सी? रोमन नंबरिंग। ठीक है, तो इस नंबरिंग को भी आपने थोड़ा सा माइंड में रख के इसको देखना है कि वो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऐसे लिखेंगे जी, ऑर्डर ऑर्डर 1 ऐसे, और रूल ऐसे, रूल 4। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो कि ये क्या लिखा हुआ। आप लोगों ने एक दफ़ा रोमन नंबरिंग भी देख लेनी है कि रोमन नंबरिंग क्या होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे हमने करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो है सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 डिसाइड करता है, सिर्फ आप लोगों ने ये रेसिड्यू काटा को मत देखिए, आप देखिए कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से मुराद क्या है कि एक अदालत कितनी मालियत और कितनी हद तक का केस सुन सकती है। मिसाल के तौर पे ये मिस्टर ए एक जज है, ठीक है, इसके इसका इलाका क्या है? ये टी फॉर टेरिटरी इसका इलाका, और पी फॉर पिक्यूनरी लिमिट। पिक्यूनरी लिमिट से मुराद क्या है? मालियाती हद, कि कितनी मालियाती हद तक का वो केस सुन सकता है। यानी कि मिसाल के तौर पे 3 लाख का केस 3 लाख की हद तक, 2 लाख की हद तक, कितनी हद तक जो है केस सुन सकता है। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, जो हमारे पास सिविल जज जो है थर्ड क्लास 3 होता है, वो 50,000 मालियत तक के केसेस सुन सकता है। हमारे पास जो क्लास 2 है वो 5 लाख की मालियत तक के केसेस सुन सकता है। जो क्लास 1 है वो अनलिमिटेड मालियत तक के केसेस को सुन सकता है। इसी तरह हर सिविल जज, हर मजिस्ट्रेट को कुछ थाने अलॉट किए जाते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन होती है रकबा। मिसाल के तौर पे हम दरख्वास्त जब लिखते हैं, मोहतरम जनाब सिविल जज दर्जा अव्वल तहसील करोड़ डिस्ट्रिक्ट लिया, ठीक है, या मिसाल के तौर पे तहसील लाहौर, तहसील फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट फ़लाँ, ठीक है, जिस इलाके का भी वो होता है वहाँ पे उसकी कुछ जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन उसकी हद। सेक्शन 9 किस चीज़ को डील करता है? कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन, दैट्स इट, ये आपने। सेक्शन 10 डील करता है स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट से मुराद आपको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो इसको कहते हैं रेस सबजुडाइस। रेस सबजुडिस, ये लैटिन टर्म है जी, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है रेस सबजुडिस। रेस सबजुडिस से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? रेस सबजुडिस से मुराद ये है कि मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन कोर्ट, यानी कि मैटर कोर्ट में स्टे है, मतलब कि कोर्ट में एक मामला, एक मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो जब आप, कॉमन सेंस है, जब एक केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा हो स्टूडेंट्स, जब भी एक केस कोर्ट में चल रहा हो तो आप नया सूट उस मुद्दे पे, उस ट्रांजैक्शन पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टे ऑफ सूट से मुराद सेक्शन 10 के तहत क्या है कि नो न्यू सूट, नो न्यू सूट, यानी कि आप नया दावा एक मुद्दे पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग है। जब तक कोर्ट उस मैटर पे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दे देती तब तक नो न्यू सूट, आप नया दावा, नया ट्रायल नहीं करेंगे। सेक्शन 10 है, ठीक है, सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट थोड़ा बट चीज़ एक तरह से है। सेक्शन 11, इसको, ये इंपॉर्टेंट तरीन सेक्शन हैं, ठीक है, जो मैं ये दो आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 11 को कहते हैं रेस जुडिकाटा, और रेस जुडिकाटा भी लैटिन टर्म है। जिस तरह रेस सबजुडिस मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरह ये है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा कहते हैं ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर,
एक मामला एक मैटर कोर्ट के अंदर पहले से डिसाइड हो चुका है, कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है, उसी सेम मैटर ऑफ फैक्ट पे, सेम मुद्दे पे आप दोबारा केस नहीं फाइल करेंगे। कोर्ट कहती है मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन दे दिया है। जब कोर्ट ने मैटर को ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है तो नो न्यू सूट। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 का हमें मकसद पता चल गया कि कोई भी दावा, कोई भी सूट अगर कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, या कोर्ट उस पर ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे चुकी है, तो आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते उसी ट्रांजैक्शन पे, यानी कि उसी मुद्दे पर। स्टूडेंट्स, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई वो अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकता है। सर ये रस सब जुडिस का जरा एक दफा बता दें। सेक्शन 10 इसको कहते हैं रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस, जिस तरह ये रेस जुडी काटा है, इसी तरह सेक्शन 10 को कहते हैं रेस सब जुडिस। RESSUBJUDICE, रेस सब जुडिस। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में स्टे है, कोर्ट में पड़ा हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब एक केस जब ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है तो कॉमन सेंस है आप दोबारा वो केस कोर्ट में नहीं दायर कर सकते। समझ आ गई? और इसी तरह अगर एक केस कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो उसी मुद्दे को आप दोबारा कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, बशर्त ये कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या कोई तब्दीली वगैरह करके या कोई नया फैक्ट आपके पास आया है ऐड ना किया जाए। स्टूडेंट्स, आप क्लियर है ये बात? यस सर। सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट लगा हुआ हो, अगर जिस तरह के रेस जुडिकाटा लगा हुआ हो या रेस सब जुडिस लगा हुआ हो, यानी कि आपके पास फर्दर सूट करने के लिए बार लगी हुई है कि आपके केस ऑलरेडी कोर्ट ने फैसला सुनाया हुआ है, तो आपको अगर लगता है सूट वैलिड नहीं है, वैलिडिटी ऑफ सूट से मुराद क्या है ये मैंने उर्दू में लिखा है, अगर कोई वैलिडिटी ऑफ सूट को चैलेंज करेगा तो उसी अदालत में करेगा। आपको लगता है कोर्ट किसी मामले में भूल गई है, कोर्ट से कोई चीज़ मिसप्रिंट हो गई है, कोर्ट के साथ दूसरी पार्टी ने किसी चीज़ में फ्रॉड किया है और कोर्ट को समझ नहीं लगी, या जज की इनकम्पिटेंसी की वजह से कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो अगर उस सूट की वैलिडिटी को हमें चैलेंज करना पड़ेगा तो हम कहाँ करेंगे? सेम कोर्ट में, विच टू द सेम कोर्ट विच हैज़ डिसाइडेड द मैटर, उसी अदालत में जिसने कोर्ट का मतलब जिसने फैसला किया। क्लियर है ये बात? सेक्शन का नंबर और सेक्शन की वन लाइन कंसेप्ट, ये पूरा मतलब के पूरा सेक्शन पढ़ के ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। जी जी मिर्ज़ा, क्या कह रहे हो? जी मिर्ज़ा, क्या कह रहे हो? का मसला था ये सेक्शन 12 दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना दोबारा। मैं सेक्शन 12 की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका केस ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब आप पे बार लगी हुई है, रुकावट लगी हुई है कि आप फर्दर सूट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप नया दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसी दावे की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हो कि कोर्ट ने यहाँ पे कोई मिसिंग की है, कोई चीज़ कोर्ट से कोई चीज़ मिस हो गई, कोर्ट से किसी दूसरी पार्टी ने फ्रॉड किया या कोर्ट से कुछ छुपाया गया। तो अगर आपने वैलिडिटी ऑफ सूट को चैलेंज करना है तो उसी अदालत में, यानी कि सेम कोर्ट में चैलेंज करेंगे जिसने फैसला सुनाया। बड़ी सिंपल बात है, ये मैंने पूरा सेक्शन पढ़ के, मैंने हर सेक्शन को पढ़ के उसका क्रक्स निकाल के आप लोगों के लॉग एक्ट के हवाले से दे दिया, ताकि आप लोगों को वो इतने ज़्यादा पेजेस ना पढ़ने पड़े। वन लाइनर आपको पता हो, कंसेप्ट, सेक्शन नंबर बताओ, और आपके पेपर में MCQs आए आप फ़ौरन उसको पिक कर लो। उसके बाद है जी सेक्शन 15 हमारे पास है हमारे सिलेबस के अंदर। सेक्शन 15 कहता है कि एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन लोएस्ट ग्रेड कोर्ट। स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से देख लीजिए कि जब भी आपने दावा दायर करना है, आपने सबसे पहले छोटी अदालत में दायर करना है, फिर उससे बड़ी में जाएगा अपील के लिए। पहली दफ़ा आपने हाई कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर देना, पहले लोएस्ट ग्रेड कोर्ट, फिर उसके बाद आपको हायर फॉरम पे अपील के लिए जाना पड़ेगा, तो आप जाएंगे। ठीक है,
यानी कि सबसे पहले आप सिविल जज के पास जाएंगे। अगर आपका केस जो है 20,000 रुपये की मालियत का है तो आप दर्जा सोम के पास जाएंगे। आप सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपने दावा लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में करना है। आपका केस है 10 लाख रुपए की मालियत का, 50 लाख की मालियत का या 1 करोड़ की मालियत का, तो आप सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास जाएंगे। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है ये चीज़, ताकि आप अपील के लिए बड़ा फॉर्म इस्तेमाल कर सकें। क्या हो गया यार, पढ़ा रहे क्या बिला। अच्छा, ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 16। सेक्शन 16 है जी, सूट वेयर सब्जेक्ट मैटर अराइज। अब ये बड़ी एक सिंपल, मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं लेकिन ये पूरा आपको समझ आ गई बात कि हमेशा दावा वहाँ पे दायर करेंगे जहाँ वकूआ होगा। आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ये अगर मिसाल के तौर पे एक मिस्टर ए का प्लॉट है, ठीक है, ये मिस्टर बी था कोई बंदा, इसने कब्ज़ा किया इस प्लॉट पे, और ये प्लॉट जो है ये लाहौर में वाक़ है, तो सूट भी लाहौर में करेंगे। क्यों? जहाँ पे वकूआ हो रहा है वहाँ की अदालत में दावा दायर करेंगे। ये नहीं कि अगर मिसाल के तौर पे वकूआ पेशावर में हो रहा है, केस आप लाहौर में आके दायर करें। कोशिश करें जहाँ पे वकूआ हुआ हो, जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई हो, वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे राइज हो रहा हो, वहीं पे सूट फाइल किया जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। उसके बाद है जी सेक्शन, मुझे ना साथ साथ बताते जाना है सब लोगों ने, गोंगे बहरे बन के नहीं बैठना। ये जितने भी लोग हैं, मारिया, मिर्ज़ा, अरशद, नवीद, रिदा, साद, तंजीला, ज़ुहैब, जितने लोग हो, जिस बंदे को भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे माइक ऑन करके पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ओके सर। सेक्शन 17 है, इफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये बहुत ज़रा गौर से सुनिएगा। इफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अंडर जूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, सूट कैन बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट। और ऊपर मैंने उर्दू में लिखा है कि अपनी मर्ज़ी की अदालत में। स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा, ये एक बंदे का रकबा है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ठीक है। आधी ज़मीन इसकी आ रही है लाहौर में, ठीक है, और आधी आ रही है कसूर में। आधी ज़मीन आधे शहर में आ गई और आधी ज़मीन आधे शहर में आ गई। मिसाल के तौर पे कुछ हिस्सा उसका लाहौर में फॉल कर रहा है, कुछ हिस्सा उसका कसूर में फॉल कर रहा है। अब इस ज़मीन का कोई भी मसला बनता है, कोई कब्ज़ा होता है, ज़मीन डिस्पोज ऑफ करता है, कोई कब्ज़ा करने आता है, कोई भी मसला नुकसान करने आता है इसकी फसल को, ये वो, इसने दावा दायर करना है। ये कहाँ पे दायर करेगा? ये कहेगा यार मेरी ज़मीन तो लाहौर में भी आती है, मेरी ज़मीन कसूर में भी है, मैं कसूर वाली अदालत में फ़ाइल करूं या मैं लाहौर की अदालत में फ़ाइल करूं? कॉमन सेंस है ना कि इफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, ये मुख्तलिफ अदालतों की जुरिसडिक्शन में आ रही है, आधी लाहौर में आ रही है, आधी कसूर में आ रही है, तो हमें ये लॉ जो है, CPC जो है, हमें ये जो प्लांटिफ है, दावा दायर करने वाला है, मुद्दई है, उसको ये सहूलत देती है क्या कि सूट कैन बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट। आप किसी भी कोर्ट के अंदर फ़ाइल कर सकते हैं जहाँ पे आपको आसानी हो। अगर उसका घर लाहौर में मौजूद है, उसको आसानी लाहौर में है, तो वो लाहौर वाली अदालत में जाके सूट फाइल कर देगा। अगर उसको आसानी कसूर वाली अदालत में है तो वो कसूर की अदालत में कर देगा। स्टूडेंट्स बात समझ आ गई? यस सर। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये आप लोगों को नोट्स मैंने सेंड किए हुए हैं, जो लोग एनरोल्ड हैं, जिन सबको मैंने ये सेंड किए हुए हैं नोट्स। ठीक है, जिसको नहीं मिले वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है अपनी मर्ज़ी की अदालत में, ये हिंट है, सेक्शन नंबर और हिंट, ये याद करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आप लोगों ने जो है इसको प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट बेस्ड चीज़ों को देखना है। पूरा सेक्शन आप लोगों के लिए पढ़ने की, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो पूरा सेक्शन भी अगर उठा के दे दे आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 17 है और इसके अंदर उसने ये पूछा है कि सूट जो है डिफरेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है। रहीला आप अपना माइक और वीडियो ऑफ कर दो। अच्छा,
उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 18, सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब देखें, हमने दावा दायर करना है लेकिन हमें अदालत की लोकल लिमिट्स का नहीं पता, हमें गैर यकीनी है, हमें यकीन नहीं है कि अदालत की किधर कितनी जुरिस्डिक्शन बनती है। और इफ़ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड कोर्ट, अगर हम कोर्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अपील कोर्ट जो है उस हमारे ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सुनिए बात, एक बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी जो है, जी रिदा आपको आवाज़ नहीं आ रही? रिदा आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है जी? यस सर, आ रही है। जी आ रही आती है सर। रिदा माइक ऑन करके बताओ, आपको आवाज़ नहीं आ रही? रिदा टाइप कर रही थी कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही शायद। अच्छा ये स्टूडेंट्स, एक बंदे की प्रॉपर्टी है, ये मैंने जो बॉक्स बनाया है, ठीक है, और ये एक ऐसी जगह पे है, किसी जंगल में, या मिसाल के तौर पे कोई टीले हैं, रेत का मैदान है, जहाँ पे इसको क्या है कि गैर यकीनी है, इसको यकीन नहीं है कि ये किस अदालत की जुरिस्डिक्शन में आएगा। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है, मिसाल के तौर पे लाहौर की अदालत लगती है, यहाँ पे सरगोदा की है, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ शहरों की अदालतें लग रही हैं इसको। तो ये क्या करेगा, ये अपनी मर्ज़ी की एक अदालत में इसने किया, फिर इसको लगा कि नहीं नहीं यार शायद लाहौर की हो, तो इसने ना अदालत जो है चेंज की। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट चेंज के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि जज साहब फ़लाँ वजूहात की वजह से मैंने जो है पहले ये कोर्ट रखी थी, उसके बाद मैंने अब इस कोर्ट को चेंज कर दिया है, ठीक है। और इसकी जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि इसके नताइज क्या निकलेंगे कि अगर हम नहीं लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, इफ़ नॉट रिकॉर्डेड, तो अपील कोर्ट जो है विल नॉट एक्सेप्ट ऑब्जेक्शन। अपील कोर्ट में जब हम जाएंगे ना, तो वो हमारा कोई भी एतराज़ जो है कबूल नहीं करेगी। क्लियर है ये बात? तो आप लोगों ने इस सेक्शन के अंदर जो वर्ड याद रखना है वो है अनसर्टेन का। कौन सा? अनसर्टेन का वर्ड, कि भाई हमें लोकल लिमिट्स जो हैं नहीं पता, हमें लोकल लिमिट्स जो हमारी हैं वो अनसर्टेन है, ठीक है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है, कि हमने सूट कहाँ पे फाइल करना है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 19, ठीक है। सेक्शन 19 कहता है जी, सूट इट इज़ ऑप्शन टू प्लेंटिफ टू फाइल सूट एट एनी रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है। आपके जो है प्लेंटिफ जो है, मुद्दई है, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो मुद्दा लय की जिसने उसके साथ वारदात की, जिसने उसके साथ जो है मसला क्रिएट किया, उसकी किसी भी रिहाइश पे रिहाइश के इलाके में जाके दावा दायर कर सकता है। कि मिसाल के तौर पे डिफेंडेंट के 5-7 घर हैं, कोई इस्लामाबाद में है, कोई लाहौर में है, कोई मुल्तान में है, कहाँ पे उसके 3-4 घर हैं, तो जहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है, जहाँ पे आपके लिए आसानी है, आप मुद्दा लय के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? एट एनी रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, सेक्शन 19 हमें ये कहता है। उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है जी, अदर सूट्स, जो यानी कि मुख्तलिफ दूसरे सूट, यानी कि अदर सूट्स डिफेंडेंट की टेम्पोरेरी या परमानेंट रेजिडेंस बोथ आर एक्सेप्टेबल इफ़ कॉज ऑफ एक्शन अराइज देयर। स्टूडेंट्स, एक बंदा है, उसका परमानेंट घर जो है वो इस्लामाबाद में है, वो मसला क्रिएट कर रहा है लाहौर में क्योंकि वो जॉब करता है, ये वो, तो हमारे साथ जो मसला उसने क्रिएट किया है वो लाहौर में क्रिएट किया। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी इस्लामाबाद वाली रिहाइश में जाके वहाँ की अदालतों में जाके हम केस फाइल करें। हम उसकी टेम्पोरेरी रेजिडेंस, आर्जी जो उसने रिहाइश गाह रखी हुई है, हम वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 47 है, ठीक है। नो सेपरेट सूट विल बी फाइल्ड फॉर सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये अपने आप में ही आपको जवाब दे रहा है कि एक मुद्दे के लिए, एक वारदात के लिए आप एक ही दावा दायर कर सकते हैं, आप 5 से 7 दावे नहीं दायर कर देंगे। कोर्ट के पास आपने रश क्रिएट नहीं करना, यू हैव टू सीक जस्टिस, आप इंसाफ के लिए जा रहे हो,
तो आपने इंसाफ लेना है तो आप एक ही दावा दायर करो, एक ही मुद्दा है। हाँ मुद्दा ज़्यादा है, मतलब 2-3 ट्रांजैक्शन है, 2-3 वाक़यात हैं, तो उनके लिए अलग अलग सूट फाइल किया जाएगा। तो आर्टिकल सेक्शन 47 जो है वो हम पे ये बैन लगाता है कि नो सेपरेट सूट, कोई भी अलग से दावा नहीं दायर किया जाएगा फॉर सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एक वारदात के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात? जी स्टूडेंट्स आप लोगों जी को सर। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, और उसके बाद जी हमारे पास जो है सेक्शन आता है 75। सेक्शन 75 है जी पावर टू इशू कमीशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पिछले लॉ गेट में भी आया था, उसने बड़ी टेक्निकलिटी के साथ इस चीज़ को दिया और मेरे स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह सबका ही ये सेट सही था क्वेश्चन। इसको ज़रा गौर से देखिए, मैंने आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन इसके बना के रख दिए हैं कि वो कहता है कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कमीशन बनाए, कमीशन इशू करे, लेकिन किन कंडीशंस के अंदर उसको कमीशन इशू करना पड़ता है। स्टूडेंट्स जज जो है वो एक इंसान है, वो हर जगह पे जा नहीं सकता, वो हर तरह का काम नहीं कर सकता, तो उसको अपने काम में मदद लेनी पड़ती है डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के या डिफरेंट जो है एक्सपर्ट्स की, जो उसकी हेल्प कर सकें। नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म जो हमारा नायल हुआ, वो JIT अगर आपको याद हो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, वो क्या थी, उसके अकाउंट्स की तहकीकात करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके आप उसके सारे एक एक अकाउंट और एक एक ट्रांजैक्शन की जाके डिटेल्स निकालें, तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुला के एक कमीशन बना लिया जो एक JIT के नाम से, और जिसने वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। स्टूडेंट्स इसी तरह जज जो है अपना इख्तियार ज़राअत के ऑफिसर को, असिस्टेंट कमिश्नर को भी ट्रांसफ़र कर देता है। जब असिस्टेंट कमिश्नर या ज़राअत वगैरह का अफसर जो कि फ़ूड कंट्रोलर के तौर पे या मतलब फ़ूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के तौर पे लोगों को जुर्माने करता है, तो बेसिकली सज़ा देना काजी वक्त का काम होता है। लेकिन काजी वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हर जगह पे जाके वो जुर्माने और ये चीज़ें इंस्पेक्शंस करे, तो वो कुछ पावर्स डेलीगेट कर देता है डिफरेंट सेक्टर्स को। ठीक है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर को, फूड कंट्रोलर को, फूड इंस्पेक्टर को, ज़राअत के ऑफिसर्स को, जाके वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का भी उनको इसलिए ओहदा कहा जाता है कि जी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है। बेसिकली वो जज तो नहीं होता जो बंदा जुर्माने कर रहा होता है, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात यूज़ कर रहा होता है। तो इसी तरह पावर टू इशू कमीशन सेक्शन 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ CPC। ठीक है, कोर्ट के पास इख्तियार है, पावर है कि वो कोई भी कमीशन बना सकती है, इशू कर सकती है। तो कमीशन बनाने की 4 वैलिड रीजंस हैं। नंबर 1 टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी बंदे की तहकीकात करने के लिए। ठीक है, नंबर 2 लोकल इन्वेस्टिगेशन, मकामी जगह पे जाके तफ्तीश करने के लिए, घर घर जगह जगह जहाँ पे वो काम करते थे, ये वो कि वो क्या था, कैसी पोजीशन थी, क्या करता था क्या नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके अकाउंट्स की तहकीकात करने के लिए। और नंबर 4 टू मेक पार्टीशन, कोई ऐसे नवाब हैं या ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है और उन्होंने विरासत की तकसीम करनी है, तो उनको नहीं समझ आ रही कि हमारी जो है किसकी कितनी विरासत बनती है, तो कोर्ट जो है बाकायदा एक कमीशन इशू करके उनकी पार्टीशन करवाएगी। अब स्टूडेंट्स उसने क्या किया था पेपर में, एग्जामिनर ने जो आपको ऑप्शंस दिए थे, एग्जामिनर ने 3 ऑप्शंस इनमें से दिए, चौथा ऑप्शन उसने कोई और उठा के दे दिया। अब जिस बंदे को 4 चीज़ें पता होंगी ना कि कमीशन 4 चीज़ों के लिए बनता है, एग्जामिन एनी पर्सन के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए और पार्टीशन के लिए, तो उस बंदे का तो बिल्कुल आसानी है, जैसे मर्जी घुमा फिरा के कर ले, उसको पता है भी 4 चीज़ों के लिए बनना है और ये 4 चीज़ें। ठीक है, और सेक्शन 75 है, तो वो बंदा जैसे मर्जी जिस तरह मर्जी MCQ बना ले, स्टूडेंट मार नहीं खाते। मेरे स्टूडेंट्स ने इसी तरह ये 4 याद किए हुए थे। अब उन्होंने जब चौथा दिया तो स्टूडेंट्स के माइंड में फ़ौरन क्लिक किया कि ये तो गलत उसने दिया हुआ है, तो उन्होंने वो ऑप्शन जो है चूज़ किया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 96। सेक्शन 96 कहते हैं अपील को। अपील कहाँ पे फ़ाइल की जाएगी? अपील हमेशा उस अदालत में फ़ाइल की जाएगी जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका केस सिविल जज ने सुना है, तो आप अपील जो है एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के पास लेके जाएंगे। ये नहीं कि सिविल जज फर्स्ट क्लास ने सुना है तो आप उसे छोटी अदालत में अपील ले जाएं। नो,
अपील हमेशा बड़ी अदालत में यानी कि जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी उसमें लेके जाई जाएगी। और अपील कब होती है? जब ओरिजिनल डिक्री जो है एक्स पार्टी हो जाती है तब भी अपील हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपके खिलाफ केस था, आप अदालत की पेशियों पे नहीं गए, अदालत आपको समन भिजवाती थी, आप किसी वजूहत की बिना पे अदालत में पेश नहीं हो सके, एक्स पार्टी मतलब यक तरफा फैसला आ गया आपके खिलाफ, तो आप उसमें अपील में बड़ी अदालत के पास जा सकते हो। ठीक है। नो अपील इफ़ डिक्री वाज बाय कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज़। हाँ, अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर आप लोगों ने अदालत को ख़ुद इख्तियार दे दिया कि जज साहब आप जो फ़ैसला कर दें, दोनों पार्टियों ने अपनी रजामंदी से कोर्ट को इख्तियार दे दिया कि जज साहब आप जो फ़ैसला कर दें हमें मंजूर है। तो जब कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया फिर आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमें मंजूर नहीं है, तो आप अपील करने जाओगे तो अपील नहीं होगी। सेक्शन 96 के तहत नो अपील इफ़ डिक्री वाज बाय कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज़। जब पार्टीज़ ने अपनी रजामंदी से जज से फ़ैसला करवा लिया फिर आप अपील में नहीं जा सकते। क्लियर है ये बात? यस सर। और ये सेक्शन 104 के अंदर हमें सिर्फ ऑर्डर्स बताए गए हैं कि जिनके जी अरशद क्या कह रहे हो? मैंने तो सर ये पिछली दफा है हाँ जी मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने ना क्रक्स इसलिए निकाल के रखा हुआ है अरशद, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो कि एज इट इज़ वो लॉ गेट के हवाले से ही चीज़ें याद करें। सेक्शंस को मैंने मार्कर से लिखा और वन लाइनर आप लोगों के लिए मैंने आसानी के लिए, और साथ साथ मैं आपको एलेबोरेट करके तफसील से बता भी रहा हूँ। अब आप लोगों पे आया कि आप लोग इसको याद करना आपका काम है, मैं आपके माइंड में डाल नहीं सकता। ठीक है, याद साथ साथ रिवाइज़ करना ये स्टूडेंट का काम होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेक्शन जो 104 है ये इसके अंदर बताया गया कि किन किन सेक्शंस के तहत अपील लाई करेगी। इनके अलावा अगर वो दे देता है तो समझो वो ऑप्शन उसने रॉन्ग दे दिया, मतलब कि CPC के हवाले से 35A, सेक्शन 95, सेक्शन 47, उसके बाद फ़ाइन, अरेस्ट या डिटेंशन के केस में। ठीक है, और इन रूल्स के तहत आप अपील में जा सकते हो। ये एक सिंपल सा था। उसके बाद है जी अपील आप जो है उस केस में नहीं कर सकते जिसके अंदर आपके मिसाल के तौर पे कोई पेमेंट कोर्ट ने आपको पे करने के लिए कहा हो और आपने लेस पेमेंट पे की हो और आप बड़ी कोर्ट में अपील के लिए चले जाओ, तो उसके लिए आप नहीं जा सकते अपील में। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 115 है। सेक्शन 115 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है CPC का, जो कि पेपर में आता है। तो इसको कहते हैं निगरानी की दरख्वास्त। निगरानी जो है हाई कोर्ट में दायर की जाती है, और ये क्यों की जाती है? तो इसके अंदर हाई कोर्ट क्या करती है, केस का रिकॉर्ड ख़ुद तलब कर लेती है। तो कौन सी रीज़न्स हैं? ये भी 3 रीज़न्स हैं जिनके अंदर हाई कोर्ट जो है केस का रिकॉर्ड अपने पास तलब कर लेती है। ठीक है, कैसे? रिवीजन, हाई कोर्ट मे कॉल रिकॉर्ड ऑफ केसेस। नंबर 1, इफ़ सबऑर्डिनेट कोर्ट यूज जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड। अगर छोटी अदालत ने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो उसके थे ही नहीं, तो फिर हाई कोर्ट में आप निगरानी की दरख्वास्त सेक्शन 115 के तहत दायर करके कोर्ट को कह के रिकॉर्ड तलब करवा सकते हो। हाई कोर्ट दोबारा से उस केस को देखेगी। ठीक है। उसके बाद है जी नंबर B, इफ़ लोअर कोर्ट फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि जिसके अंदर छोटी अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। जैसे मरीम नवाज़, हायर सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े मशहूर लोगों का कोई केस है, छोटी अदालत में अगर वो करना है तो लोगों का हजूम इकट्ठा होने का ख़तरा है। इमरान खान का केस है तो लोग छोटी अदालत के बाहर रश या हमला कर सकते हैं, शोर मच सकता है, हंगामा बर्पा हो सकता है। तो लोअर कोर्ट फेल हो चुकी है अपने जो है जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने में, तो हाई कोर्ट अपने पास केस को तलब कर लेती है रिवीजन सेक्शन 115 के तहत। इसी तरह अगर लोअर कोर्ट ने अपनी पावर को गैर ज़रूरी यानी कि गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया हो, तो तब भी हाई कोर्ट केस का रिकॉर्ड ख़ुद तलब कर लेगी। सारा केस का डाटा अपने पास बुला के केस को निगरानी करेगी, देखेगी। उसके बाद हाई कोर्ट जो है केस को ख़त्म भी कर सकती है रिकॉर्ड को बुलाए बगैर। रिकॉर्ड कॉल किए बगैर भी हाई कोर्ट के पास इख्तियार है वो मामले को देखते हुए केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। और अगली जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिवीजन की दरख्वास्त आप 90 दिनों में दोगे। विद इन 90 डेज़ आपने रिवीजन की दरख्वास्त अदालत में देनी है। अगर वहाँ पे 3 मंथ्स का ऑप्शन है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो फिर आपने 3 मंथ्स भी
लगा दें। अगर 90 डेज़ का एग्जैक्ट ऑप्शन मौजूद है तो फिर आपने 90 डेज़ ही लगाना है। क्लियर है ये बात? मैंने 3 मंथ्स का भी लिख रखा है साथ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यस कोर्ट सर। के पास भी जुरिस्डिक्शन होती है कि वो भी केस का रिकॉर्ड तलब कर सकती है। कि मिसाल के तौर पे अगर लोअर कोर्ट ने यानी कि सिविल जज ने कोई फ़ैसला वगैरह कोई सुनाया या उसकी जुरिस्डिक्शन वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, या सिविल जज जो है कोई इस तरह फेल हो चुका है या इलीगल उसने जुरिस्डिक्शन इख्तियार किया है, तो ज़िले वाला जज जो होता है, जिसको आप सेशन जज कहते हो, जब वो फौजदारी के मुकदमात सुनता है, और जब वो दीवानी के यानी कि CPC के मुकदमात सुनता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर सकता है। समझ आ रही? क्योंकि वो उनका सीनियर हो जाता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज का रिकॉर्ड जो है हाई कोर्ट तलब कर सकती है। समझ आ रही है बात स्टूडेंट्स? ये बात यस क्लियर? सर। उसके बाद हमारे जी जी पास सर। इसका जो पोर्शन ऑफ सेक्शन का लास्ट सेक्शन है हमारे सिलेबस के हवाले से, वो है 151। इसको कहते हैं इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 151 डील करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। इनहेरेंट पावर से मुराद जो विरासती या ख़ानदानी, लफ्ज़ इसका मतलब है ख़ानदानी या विरासती पावर जो एक बंदे के पास आ रही हो, तो अदालत के पास ये विरासती या ख़ानदानी पावर है। कौन सी? कि एवरी प्रोसीजर इज़ परमिजिबल इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हर वो चीज़, हर वो काम जो कानूनी तौर पर मना नहीं है, हाई कोर्ट वो काम कर सकती है जस्टिस के लिए, इंसाफ को प्रिवेल करने के लिए, इंसाफ को परवान चढ़ाने के लिए कोर्ट वो काम कर सकती है जो कानून ने मना नहीं किया। कानून इजाज़त भी नहीं दे रहा, मना भी नहीं कर रहा। ठीक है, जहाँ पे कानून साइलेंट है उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए इंसाफ के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो है हाई कोर्ट यानी कि उस पावर्स को यूज़ कर सकती है। इस पावर को कहते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। ये आपके पेपर में लाजमी ये सवाल आ सकता है। 151 सेक्शन है इसका और इसको इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट कहते हैं। और ये वो चीज़ होती है, आपने माइंड में ये बात रखना है कि एवरीथिंग विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोर्ट कैन डू एनीथिंग विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोर्ट वो काम कर सकती है जिससे कानून मना नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। रहीला कह रही है जी स्टे ऑफ सूट वाला वर्ड रिपीट कर दें। सेक्शन 10 है, स्टे ऑफ सूट से मुराद रेस सब जुडिस। मैंने आप लोगों को लिख के भी बताया, रेस सब जुडिस। ठीक है, रेस सब जुडिस से मुराद क्या है कि एक मामला अदालत में पेंडिंग है, ठीक है, और अदालत ने भी उस पर फैसला नहीं सुनाया, तो आप उसी मामले को दोबारा अदालत में दायर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये सेक्शन और पोर्शन ऑफ सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम इसका ऑर्डर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर 1 कल हम स्टार्ट करेंगे। और ये आप लोगों ने जितने सेक्शंस मैंने पढ़ाए इसी तरह ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। सेक्शन का नंबर याद रखना है और 1 लाइन याद रखनी। अपना ख्याल रखिए जी। इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर मिलते हैं।